जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए क्रिस गैल, बी डेविड मलान, सी बाबर आजम और डी डेविड वार्नर। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आजम ने यहां तक पहुंचने के लिए 52 पारियां खेली हैं और उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 56 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। तो दोस्तों, यह भी याद रखें कि आजम ने 52 पारियों में 2000 रन बनाए हैं और विराट कोहली ने 56 पारियों में 2000 रन किए थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईपीएल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड की बराबरी की है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्लेन मैक्सवेल, बी रविंद्र जडेजा, सी ऋषभ पंत और डी देवदत्त पडिक्कल। तो दोस्तों, याद रखें, हाल ही में रविंद्र जडेजा ने आईपीएल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। सीएसके के रविंद्र जडेजा ने आरसीबी के हर्षल पटेल के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़े और एक चौके समेत बल्ले से 36 रन बनाकर आईपीएल ओवर में सर्वाधिक रन के क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी की। एक नो बॉल डालने वाले हर्षल ने एक आईपीएल ओवर में सर्वाधिक रन 37 रन देने के प्रशांत परमेश्वरन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो दोस्तों, याद रखें, कल के मैच में हर्षल पटेल ने 37 रन दिए और रविंद्र जडेजा ने वो रन बनाए थे, जो कि एक चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा हैं और हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों पर कितने पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए 251, बी 351, सी 451 और डी 551। तो दोस्तों, याद रखें, पीएम केयर्स के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये उत्पादन संयंत्र देश के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, याद रखें, पीएम केयर्स फंड के जरिए 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश और डी पंजाब। तो दोस्तों, याद रखें, भारत के हिमाचल प्रदेश में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा। दोस्तों, नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ, उसके पहले आपको बता दें कि यह अटल टनल रोहतांग से करीब 8 किलोमीटर दूर सिस्सू में बनाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह अटल टनल जो 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, यह किस दर्रे के पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग दर्रे के पास है। इसे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चायल में 7500 फुट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपको यह भी याद रखना है कि देश का सबसे ऊंचा स्टेडियम वर्तमान में कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चायल में 7500 फुट की ऊंचाई पर। देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला तथा धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी तथा यह भारत का 18वां राज्य बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और इसका उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। दोस्तों, अगर हम हिमाचल प्रदेश की सीमा देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और तिब्बत से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश का हम उपनाम देखें तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, तो आपको इसका उपनाम याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क देखें तो पिनघाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रेणुकपची नेशनल पार्क अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पर एक प्रमुख बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपसे हर जगह पूछा जाता है, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर।
एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको याद रखना है, एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के कोविड डेजिग्नेमेंट अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी गुजरात। तो दोस्तों याद रखें, श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात राज्य के कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर जिले के कोलवाड़ा में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसे रोगियों को प्रति मिनट 280 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। साथ ही आकस्मिक समय के लिए यहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों नजर डालेंगे गुजरात की तरफ सबसे पहले, तो आपको बता दें गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों गुजरात से जुड़े कुछ तथ्य बताऊंगा आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, मतलब समुद्री सीमा बनाने वाला सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है, जो कि कुल 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा, तटीय सीमा बनाता है। यह साथ ही कपास, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके साथ ही नमक व दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 4 चीज़ों का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको याद रखना है। कपास, मूंगफली, नमक व दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। साथ ही तंबाकू के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। साथ ही यह भी याद रखें दोस्तों कि गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है, तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। यह इतने पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है ए केरल सरकार, बी बिहार सरकार, सी राजस्थान सरकार और डी दिल्ली सरकार। तो दोस्तों याद रखें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। दोस्तों राजस्थान की तरफ नजर डालेंगे अगर, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। साथ ही अगर देखें तो राजस्थान वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही यह अगर इसकी सीमा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से और राजकीय सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों यहाँ पर हमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी में से एक है। तो इसे सबसे पुरानी ना समझ लें आप प्लीज़, सबसे पुरानी में से एक है। मतलब अगर भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला पूछी जाए तो आप कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला, लेकिन विश्व में अरावली के समयकाल की और अरावली से कुछ पुरानी पर्वतमालाएं भी अवस्थित हैं अभी। तो आप प्लीज इसे विश्व का नहीं लेकिन विश्व की सबसे पुरानी में से एक समझें। साथ ही भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में ये स्थित है, जो लगभग राजस्थान के 60% क्षेत्रफल को कवर करता है। यहाँ के अगर हम देखें तो रणथंभौर और सरिस्का बाघ अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं तथा केवलादेव नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। साथ ही दोस्तों यह याद रखें कि इसे 1985 में केवलादेव को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। साथ ही यहाँ की राजधानी का आप याद रखें कि जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, तो यह आपको याद होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व टीबी दिवस और डी विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो याद रखें दोस्तों 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार
और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लक्षण को आसानी से पहचानने वाली तकनीक विकसित की है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका देश के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लक्षण को आसानी से पहचानने के लिए वाली तकनीक विकसित की है। दोस्तों अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोरोना वायरस के लक्षण को आसानी से पहचानने वाली माइक्रोचिप और तकनीक विकसित की है, जो कि वायरस का पता लगाने के बाद में वायरस को फिल्टर के जरिए खून से निकाल लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, इससे हमें रिलीफ भी मिल सकता है, शायद इस बीमारी से निजात भी। नजर डालेंगे अमेरिका की तरफ तो शॉर्ट में आपको बता दूं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जहां विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों याद रखें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, और साथ ही अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। बहुत अच्छे से याद रखें। साथ ही एक और चीज़ याद रख लें कि अमेरिका के जो उत्तर में कनाडा देश है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और साथ ही याद रखें कि विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जंक्शन, विश्व का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब अमेरिका में ही स्थित है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे गरुड़ युद्ध अभ्यास पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और अगर शक्ति युद्ध अभ्यास पूछा जाए तो यह भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। लेकिन जहां ये दोनों मिलकर आ जाए गरुड़ शक्ति एक साथ, तो आपको याद रखना है यह इंडोनेशिया के साथ होता है। दोस्तों अब आपको इंडोनेशिया के बारे में जानकारी दूं तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि हिंद महासागर में द्वीप समूह के रूप में स्थित है। साथ ही याद रखें कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया द्वीप समूह पूरा देश ही द्वीपों का बसा हुआ है दोस्तों, और यह विश्व का लगभग सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और इसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। इसके बाद आपको बताएं कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है, तो आपको यह भी बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। साथ ही दोस्तों यह रखें याद कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र और साथ ही सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह इतनी चीजें याद रखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध कवि शंख घोष का निधन हो गया है, वह किस भाषा के कवि थे? आपके ऑप्शन है ए बंगाली, बी उर्दू, सी मलयालम और डी हिंदी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में प्रसिद्ध कवि शंख घोष का निधन हो गया है, वह बंगाली भाषा के कवि थे। दोस्तों शंख घोष को पद्म भूषण सम्मान के अलावा रविंद्र पुरस्कार, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको याद रखना है कि शंख घोष किस भाषा के कवि थे? बंगाली के। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।